मानव की उत्पत्ति के रहस्यों को जानने का उत्साह वास्तव में हर किसी में होता है, क्योंकि हम मानव ही इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी क्यों हैं, कैसे हैं, यह अपने आप में बहुत ही रोचक और दिलचस्प है। तो चलो दोस्तों, अब हम इस राज को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में सभी सभ्यताएं लगभग 9 से 10,000 वर्ष पुरानी है। इन सभ्यताओं के मानव का विभिन्न धार्मिक मतों के अनुसार सबका मत अलग अलग है। कोई मानव की उत्पत्ति का कारण मनु को, ब्रह्मा को, कोई एडम ईव को, तो कोई आदम हवा को बताता है। उत्पत्ति का यह रहस्य एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। इसलिए अब हम बढ़ते हैं विज्ञान की ओर। मानव की उत्पत्ति की सत्यता तक पहुंचने के लिए हम एक नज़र प्रकृति वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत पर डालते हैं, जिसको विस्तार से डार्विन अपनी किताब द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी जीव जाति का उद्भव में बताया है। एक बार डार्विन द्वीपों महाद्वीपों की यात्रा पर गए। उन्होंने वहां पर बहुत सुंदर जीव देखे। उन्हें पक्षियों से बहुत लगाव था। वो उनको समझना चाहते थे। उन्होंने देखा कि जहां जहां जैसे रूप के जानवर थे, वहां उन्होंने पत्थरों में जीवाश्म देखे। वह जीवाश्म उस जगह के वर्तमान जानवरों जैसे दिखते थे। भले ही उनका आकार या रंग अलग हो, परंतु उनके शरीर का ढांचा समान था। फिर उन्हें यह लगा कि वर्तमान में किसी भी जगह रहने वाले जीव उसी जगह पर लाखों साल पहले रहने वाले जीवों से जरूर कोई रिश्ता रखते हैं। फिर वो अलग अलग द्वीपों पर गए। उन्होंने पाया कि हर द्वीप पर चिड़िया लगभग एक जैसी दिखती है, पर उनमें मामूली फर्क होते हैं। किसी द्वीप पर उनकी चोंच लंबी, किसी पर पतली, तो किसी पर उनके छाती पर एक रंग होता है, तो किसी अन्य द्वीप की चिड़िया पर नहीं। उन्होंने स्थानीय लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो कछुए का डिजाइन देखकर बता सकते हैं कि वो किस द्वीप से आया है, क्योंकि हर द्वीप पर अलग अलग डिजाइन वाला कछुआ रहता है। फिर उन्होंने गहराई से उन द्वीपों व चिड़ियों का अध्ययन किया तो उन्हें पता चला कि उन द्वीपों पर खाने की अलग अलग चीजें होने से उनकी चोंच में फर्क हुआ है। अर्थात जिन द्वीपों पर खाने के लिए बीज थे, वहाँ चिड़ियों की चोंच छोटी और मजबूत थी। जहाँ चिड़ियों को खाने के लिए फूल के भीतर जाना पड़ता था, वहाँ पर उनकी चोंच लंबी थी। इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि यह फर्क यहाँ खाने की जरूरत के अनुसार था। फिर उन्होंने सोचा कि जरूर अतीत में कुछ ऐसा हुआ होगा कि सभी द्वीप पहले नजदीक होंगे और वहाँ एक किस्म की चिड़िया रहती होगी। समय के साथ जब द्वीप दूर हुए तो कुछ द्वीपों पर खाने के लिए बीज बचा होगा और कुछ पर फूल। जहाँ बीज थे वहाँ वो चिड़िया जिसकी चोंच औरों के मुकाबले थोड़ी मजबूत रही होगी, उसे खाने को मिला होगा, और जिस चिड़िया की चोंच कमजोर रह गई होंगी वह भूखी मर गई होंगी। इस कारण से मजबूत चोंच वाली चिड़िया ने अगली पीढ़ी में जन्म दिया होगा, तो उसके बच्चों की चोंच भी अपनी माँ के समान मजबूत होंगी। और जब ऐसा हजारों सालों तक चलता रहेगा तो धीरे धीरे उस जगह से कमजोर चोंच वाली चिड़िया लुप्त हो जाएंगी। इसी प्रकार हर द्वीप पर ऐसा हुआ होगा, और अनुकूलन क्षमता के अनुसार वातावरण के साथ जिस चिड़िया ने तालमेल बैठाया वह चिड़िया फलेगी और फूलेगी और अन्य लुप्त हो जाएंगी। तो ये था डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। अब आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी कि मानव की उत्पत्ति कब, कहां और कैसे हुई। आज का प्रत्येक प्राणी जो इस पृथ्वी पर आया है वो अपने अपने पूर्वजों से पैदा होता आया है, और कई लाखों वर्षों में म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन यानी कि दाखिल खारिज सिद्धांत से प्रभावित होकर अलग अलग प्राणियों में रूपांतरित हुआ है। वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न स्थानों पर की गई खोजों में विभिन्न प्रकार के जीवाश्म मिले हैं। जीवाश्म यानी कि जीव अस्म यानी कि पत्थर, जिसका अर्थ है पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहे प्राणी जिनके अवशेष आज पृथ्वी की सतह पर चट्टानों शैल स्तरों में मिलते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। इन जीवाश्मों पर दुनिया भर में किए गए अध्ययनों से मानव की कई प्रजातियों का होना सामने आया है, जिनको वैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम दिया है। पृथ्वी पर जीवों में प्रथम जीव से मानव की उत्पत्ति तक की प्रक्रिया जैव विकास की बहुत लंबी प्रक्रिया है, जो करोड़ों वर्षों का लंबा इतिहास है। मानव जाति के प्रारंभिक पूर्वजों को गजरूज कहा गया, जो आज से लगभग 10 करोड़ वर्ष पूर्व हुए थे। पूरी दुनिया में मौजूद मानव सहित सभी स्तनधारियों के प्रथम पूर्वज थे। ये जीव नेचुरल सिलेक्शन
यानी प्राकृतिक चयन के सिद्धांत से अलग अलग जीवों में विकसित हुए। इन जीवों में से सबसे आगे विकसित होने वाले जीवों को वृक्षाश्रयी श्रुज कहा गया। इनको ये नाम वृक्षों पर चढ़ने की कला सीखने के लिए दिया गया। इन जीवों से कई प्रजातियां बनी, परंतु उनमें टारसियस सर्वाधिक विकसित हुए, जो अधिकतम छोटे बंदरों से मिलते हुए थे। ये लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले हुए। इन जीवों से विकास में आगे एंथ्रोपॉइड हुए, जिन्होंने कई जीवों को विकसित किया। उनमें मुख्यतः 3 वंशों ने खुद को अधिक विकसित किया। वो वंश थे बंदर वंश, कपि वंश और मानव वंश। बंदर वंश आज से 4 करोड़ वर्ष पूर्व हुए। इनके 1 करोड़ वर्ष बाद कपि वंश विकसित हुए। इन दोनों में मानव वंश के लक्षण काफी हद तक मिलते थे, इसलिए इनको मानव की उद्विकास की गति में पूर्वज कहा गया। पेड़ों से उछल कूद से आगे इन वंशों के 1.8 करोड़ वर्ष बाद विकसित हुआ मानव वंश। इस वंश की सफलता ये थी कि इन्होंने 2 पैरों पर चलना सीखा और तेज दौड़कर शिकार करना सीखा। इन जीवों से विकसित होकर भी आगे कई नई प्रजातियां बनी, जिनमें रामापिथेकस 1.2 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ, ऑस्ट्रेलोपिथेकस 32 लाख वर्ष पूर्व हुआ और इसके साथ ही पेरेंथोपस जीव विकसित हुआ, जो आज के गोरिल्ला हैं। इसके बाद आज से 30 लाख वर्ष पूर्व एफ्रेंसिस हुए। इन सभी में मानव के समान लक्षण थे, परंतु इनमें प्राकृतिक चयन द्वारा सर्वाधिक विकास किया वो था ऑस्ट्रेलोपिथेकस जीव। जो आपने सुना है, ये वही प्राग ऐतिहासिक काल था जिसमें इस मानव की कई प्रजातियां विकसित हुईं और अल्पकाल में ही लुप्त हो गई। वैज्ञानिक रेमंड डार्ट का निष्कर्ष ये था कि यह आदिम मानव अन्य प्राणियों की हड्डियों, दांतों व सींगों का उपयोग औजारों के रूप में करता था। इस जीव को मानव कुल का प्रारंभिक सदस्य माना जाता है। इन जीवों के साथ इसी काल में और भी कई प्रजातियां विकसित हुईं और बाद में लुप्त हो गई। उनमें से एक है होमो हैबिलस, जो 16 लाख वर्ष पूर्व विकसित हुए, और एक है होमो heidelbergensis, जो 10 लाख वर्ष पूर्व विकसित हुए थे और कुछ ही समय में लुप्त हो गए। जर्मनी के हिडलबर्ग स्थान पर जीवाश्म मिलने से इनका नामकरण किया गया है। आधुनिक मानव से इनके जबड़े काफी बड़े थे। इसी काल की प्रजातियों से होमो इरेक्टस विकसित हुए और इनकी कई शाखाएं भी निकली। इनमें होमो इरेक्टस पैकेंसिस है, जो चीन के पेकिंग स्थान से इनके जीवाश्म मिले, जो 6 लाख वर्ष पुराने हैं। इसी प्रजाति के जीवाश्म अफ्रीका के टर्निफायर स्थान से मिले, जिनका होमो इरेक्टस मॉरिटेनिकस कहा गया। अफ्रीका के जावा की 17 लाख वर्ष पुरानी चट्टानों से जो जीवाश्म मिले, उनसे ये जीवाश्म काफी हद तक मिलते हैं। जावा के मानवों को होमो इरेक्टस इरेक्टस कहा गया। यह प्रजाति सबसे ज्यादा विकसित हुई। मानव की इस प्रजाति से विभिन्न प्रजातियां विकसित हुई। जर्मनी की निएंडर घाटी में जो अवशेष मिले हैं, उन्हें होमो निएंडरथैलेंसिस या निएंडरथल मानव कहा गया। ये 1.5 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में विकसित हुए, जो बाद में यूरोप व एशिया में फैले। होमो सेपियंस और निएंडरथल मानव एक समय में पृथ्वी पर एक साथ रह रहे थे। पुरातात्विक विभाग के खोजकर्ताओं को पत्थरों के बनाए हथियार मिले, जो इसी यानी कि निएंडरथल मानव की कृति है। पत्थरों के औजार मिलने से इस युग को पाषाण युग कहा गया। पाषाण यानी कि पत्थर। इन्होंने ही संस्कृति की सर्वप्रथम शुरुआत की। खाल के वस्त्र पहने, झोंपड़ी बनाई व मुर्दों को दफनाने की परंपरा बनाई। अपनी इसी अधिक बौद्धिक क्षमता के कारण इस मानव प्रजाति ने खुद को 1 लाख वर्ष तक अस्तित्व में रखा। एक साथ रह रही दोनों प्रजातियों में से निएंडरथल अफ्रीका से यूरोप आए, जहां मौसमी बदलाव से अत्यधिक ठंड पड़ती रहती थी, जिसे हिमयुग कहा गया। धुंधले दिन होने के कारण इनको आंखें फाड़ कर देखना पड़ता था, जिनसे इनकी आंखें समय के साथ बड़ी हो गई, जिससे मस्तिष्क का सोचने वाला हिस्सा दृष्टि नियंत्रण करने वाले हिस्से से जुड़ गया, जिससे मस्तिष्क का दृष्टि नियंत्रण करने का हिस्सा वो बड़ा हो गया और सोचने का हिस्सा कम हो गया। इससे ये अपना बौद्धिक विकास आगे नहीं कर पाए। ये मानव कपड़े सिर्फ लपेटते थे, जो इनकी सर्दी से सुरक्षा नहीं कर पाए। करीब 25,000 वर्ष पूर्व निएंडरथल मानव की प्रजाति लुप्त हो गई। शोधकर्ताओं ने इस प्रजाति के विलुप्त होने का कारण इनकी आंखों का बड़ा होना माना है, क्योंकि इस मानव के साथ अफ्रीका में होमो सेपियंस रह रहे थे। वो वहां रोशनी का आनंद ले रहे थे और उन्हें बड़ी आंखों की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए वो अपने आप को बचा पाए। प्रोफेसर स्ट्रिंगर का कहना है कि निएंडरथल मानव बुरे नहीं थे, बस होमो सेपियंस से अधिक बुद्धिमान नहीं थे, जिससे कि वो लुप्त हो गए।
क्योंकि होमो सेपियंस ने सुई का आविष्कार किया और सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े बनाकर पहनने लगे। उनकी इसी बौद्धिक क्षमता की वजह से होमो सेपियंस अस्तित्व में खुद को सुरक्षित कर पाए। इनमें सर्वाधिक सांस्कृतिक विकास हुआ, भाषा बनाई, पढ़ना लिखना सीखा, वस्त्र बनाए, बर्तन बनाए, परिस्थितियों व अलग अलग जलवायु के अनुरूप खुद को अनुकूल बनाया। इस दौरान इसमें कई शारीरिक और व्यवहारिक बदलाव आए। इस मानव की सफलता के काल को कांस्य युग कहा गया। ये होमो सेपियंस ही आज का मानव है जिसने विकास यात्रा के 2 युगों में प्रवेश किया है। कांस्य युग के बाद अब चल रहे लोह युग में प्रवेश करके अभी अस्तित्व में जारी है। यही मानव अपनी बौद्धिक क्षमताओं के कारण पूरे विश्व में फैला हुआ है। इन सभी परमाणु तथ्यों और अध्ययनों से स्पष्ट है कि विभिन्न धर्मों के अनुसार मनुष्य न तो खीर खाकर पैदा हुआ है, न फल खाकर, न किसी चमत्कार से और न किसी आसमान से गिरा है। खुद का अस्तित्व बनाए रखने के लिए शारीरिक व बौद्धिक विकास करना अनिवार्य है। विज्ञान कहता है संपूर्ण मानव विकास मस्तिष्क की वृद्धि पर ही केंद्रित है। प्रकृति वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने कहा है कि अगर आपने अपने जीवन का 1 घंटा भी व्यर्थ गंवाया है तो आपको अपने जीवन के मूल्य का ज्ञान नहीं हुआ है। इसलिए मेरा समस्त मानव जाति से अनुरोध है कि मानव समाज में अराजकता फैलाना, हिंसा फैलाना, धर्म, मजहब, जात पात के नाम पर लड़कर अपना समय व्यर्थ न गंवाएं। आज हम मानव विकास यात्रा के अत्यधिक लंबे और कठिन दौर से गुजरकर आज तक पहुंचे हैं। इसलिए अपना और दूसरों का जीवन खतरे में डालना मानवता की हत्या करना है। अतः अपना अधिकतम समय शिक्षा में और प्रकृति को समझने में लगाएं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।